तो अब हम जानेंगे समापवर्तक के बारे में कि समापवर्तक क्या होता है। तो देखिए यहां पर मैंने एक संख्या लिखी 48 और उसके सामने उसके अपवर्तक लिख दिए जो क्या क्या है 1 2 3 4 6 8 12 14 24 और 48 16 24 और 48। और ठीक इसी तरीके से 64 के अपवर्तक क्या क्या है 1 2 4 8 16 32 और 64। 72 के अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। अब हम क्या करेंगे समापवर्तक हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों में क्या होगी कॉमन होगी। तो ध्यान दीजिए यहां पर ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं। देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है 1 जो तीनों के अपवर्तकों में शामिल है। अब दूसरा ढूंढते हैं तो दूसरा क्या है 2 वो भी तीनों के अपवर्तकों में शामिल है। इसके बाद 4 और इसके बाद 8। तो देखिए ये हमारे क्या हो गए समापवर्तक। तो अगर मैं कहूं कि मुझे इन तीनों के समापवर्तक लिखने हैं तो देखिए क्या क्या मिले मुझे 1 2 4 और 8 ये मिले हैं। ठीक है अब महत्तम समापवर्तक मुझे ज्ञात करना है। देखिए नाम से इसके ही मुझे पता चल रहा है महत्तम यानी कि बड़ा बड़े से बड़ा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है यानी कि सबसे बड़ा और वो उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो यानी कि इन सब में जो कॉमन है जो हमने समापवर्तक निकाले थे उसमें जो सबसे बड़ा समापवर्तक होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो वो क्या होगा 8 ही तो सबसे बड़ा है ना। हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो देखिए गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर मैंने ये 2 संख्याएं ली हैं और दोनों का मुझे क्या निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए पहले मैंने 180 को उसके अपवर्तकों में तोड़ा सभी लिख लिए। फिर 192 को किया उसके भी मैंने सभी लिख लिए। अभाज्य गुणनखंड किए और मैंने उनको इस तरीके से लिख लिया। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि दोनों के गुणनखंडों में कुल 2 बार आया है यानी कि 1 और 2 बाकी कोई कॉमन नहीं है 3 को छोड़ के 3 भी आया है। देखिए तो जो चीजें कॉमन होती हैं उनको हम एक जगह पर लिख लेते हैं और उनके आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए वही हमने यहां पर किया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 तो कितना आया 12। तो यहां पर महत्तम समापवर्तक कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। ये है गुणनखंड विधि। इसी तरीके से आप करेंगे। अगला है भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो अगर 2 संख्याएं आपको दी हों तो बड़ी संख्या आप लिखिए छोटी संख्या से भाग कीजिए। तो जैसे ही हम इसको भाग कर रहे हैं तो देखिए 306 से हम 630 को भाग कर रहे हैं तो दोना हमने चलाया 306 दूनी 612। जैसे ही हम इसको यहां पर घटाएंगे तो हमें 18 मिल रहा है। तो ये जो संख्या हमें मिलती है इससे फिर हम उस संख्या को भाग करेंगे जिससे अभी हमने पहले किया था यानी कि 306 को। तो हमने यहां पर 306 लिख दिया। तो 18 एकन 18। देखिए हमने इसको घटाया है तो हमें यहां पर 12 मिला और 6 हमने नीचे उतारा तो 126 हुआ। 18 से फिर हमने इसको भाग दिया तो 7 चला और 126 आया। तो यहां पर शेषफल जो है हमारा हमें 0 प्राप्त हो गया है। तो जब भी आपको शेषफल 0 मिल जाए तो समझ लीजिए आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। और यहां पर ये जो होता है जिससे आपको शेषफल 0 मिला यानी कि 18 वही हमारा क्या होता है महत्तम समापवर्तक होता है। सबसे पहले हम यहां पर बड़ी संख्या 630 में छोटी संख्या 306 से भाग देंगे। उसके बाद शेषफल 18 से पुनः प्रथम भाजक 306 में भाग देंगे। शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक 18 ही आपका अभिष्ट महत्तम समापवर्तक होगा। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्न भी हल करेंगे। हाँ बच्चों तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें 2 से ज्यादा संख्याएं दे दी जाएं तो हम किस तरीके से अपने जो है महत्तम समापवर्तक को प्राप्त करेंगे। तो अगर हमको 2 से ज्यादा संख्याएं दे दी जाती हैं जैसा कि इस प्रश्न में है हमें 3 संख्याएं मिल गई हैं तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए पहली 2 संख्याएं हम लेंगे और
जैसे यहाँ पर हमने 671 और 781 को ले लिया है, तो 781 को हम 671 से भाग कर देंगे। तो देखिए हमने 671 को एक बार यहाँ पे भाग किया तो हमें मिला है 671, और इसमें से जब हम इसको घटा रहे हैं तो हमें 110 प्राप्त हो रहा है। जैसे ही हमें ये प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इससे उस संख्या को भाग देंगे जो यहाँ पर हमने शुरू में ली थी, अर्थात 671। तो अब हम 671 को भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको 6 चला दूं, यानी कि 110 में 6 की गुणा करूं, तो मुझे मिल रहा है 660। और जब हम 660 को 671 में से घटाएंगे तो मुझे क्या संख्या प्राप्त होगी बच्चों, 11। ये मैं जल्दी से इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप लोगों को भाग बहुत अच्छे से आता है और आप इसको करेंगे और समझेंगे। तो देखिए 11 मुझे यहां पर प्राप्त हुआ, तो 11 से अब हम किसको भाग देंगे, 110 को। ठीक है, तो 11 एकन 11, यहां पर हमने इसको इसमें से माइनस किया तो 0 मिला है, यहां पर 0 बचा तो हमने एक 0 यहां पर रख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया, पहले दो संख्याएं ली, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया, फिर जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ उससे उस संख्या को भाग दिया जिससे हमने पहली संख्या को भाग दिया था, फिर हमें जो शेषफल मिला उससे हमने उस संख्या को भाग दिया जब हमने दूसरी संख्या से जिसको भाग दिया था। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हमने पूरी की। अब यहां पर हमें क्या मिल जा रहा है, 11। तो अब हम क्या करेंगे, इस 11 को लेंगे क्योंकि यहां पर शेषफल अब 0 हो चुका है, तो यहां पर अब हम तीसरी संख्या उठाएंगे, वो क्या है 1441, है ना, यानी कि 1441। तो 11 से जैसे ही हम इसको भाग दे रहे हैं तो देखिए 1 चलाएंगे तो यहाँ पर 11 हुआ, और इसमें से घटाया तो हमें मिल रहा है 3, 4 हमने नीचे उतारा तो 11 तिया 33, यहाँ पर फिर हमको 1 मिला, फिर हमने 1 चलाया तो यहाँ पर शेषफल हुआ 0। तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 11। ठीक है, चलिए अब दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है, ये आपके सामने कुछ सूत्र हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे कि दो संख्याओं की अगर स्थिति है तो महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल और उनका महत्तम समापवर्तक। आइए एक समस्या को हल कर लेते हैं। क्या है, 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार पत्थर लगाने हैं जिससे कमरे का फर्श पूरा ढक जाए। इन पत्थरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी पत्थर तोड़ा या काटा नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने 30 के फैक्टर किए और फिर 25 के किए। जब हमने इनका महत्तम समापवर्तक निकाला तो हमें 5 मिला। तो वर्गाकार पत्थर की जो भुजा होगी वो 5 डेसीमीटर होगी, यानी कि हम जितने भी पत्थर के टुकड़े लगाएंगे वो उनकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 5 डेसीमीटर की। अब हम जानते हैं कि कमरे के फर्श को पूरा ढकने पर, लगाए जाने पर वहां पत्थरों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई उतने ही तो पत्थर लगेंगे जितना हमारा फर्श होगा, तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा उतने ही हमें पत्थर भी लगाने पड़ेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, उसके लिए लंबाई और चौड़ाई की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई यहाँ पर 30 डेसीमीटर और चौड़ाई हमें 25 डेसीमीटर दी गई है। तो जैसे ही हमने इसको रख दिया, अब फर्श का क्षेत्रफल हमारा हुआ क्या, इतना, यानी कि 30 डेसीमीटर गुणा 25 डेसीमीटर। अब वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो वो कितना है, 5 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर, क्योंकि वर्गाकार में तो लंबाई और चौड़ाई एक ही जैसी होती है ना। बिल्कुल, अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, फॉर्मूले देखे थे, तो उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चौकोर पत्थर की न्यूनतम संख्या क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फर्श का जो क्षेत्रफल था उसको वर्गाकार पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, तो मुझे क्या संख्या प्राप्त हुई है, अगर मैं इसको काटूं तो देखिए 5, 6, तो यहाँ पर मुझे 6 गुणा 5 अर्थात क्या मिला, 30। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हमारी आज की कक्षा से निष्कर्ष क्या निकला है, देखिए किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है।
वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। हमने 2 एग्जाम्पल करके भी देखे थे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ये हमारा आज का निष्कर्ष था।